हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का जो मॉडल सेट 1 आया है टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए, उसे हल करने वाले हैं। यह जो है, इसमें हम लोग सबसे पहले सामान्य निर्देश जो दिया गया उसे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला बात है कि परीक्षार्थी जो बच्चे हैं वह अपने उत्तर में आंसर इसका देना है। दूसरा कि कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, इसमें टोटल 19 प्रश्न है। तीसरा कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक जो है वह अति लघु उत्तरीय है, और यह जो है वह 2 अंकों का प्रश्न है 1 से 7 तक, और इसमें से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को। तो कुल 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे 5 क्वेश्चन से। दूसरा पॉइंट इसमें जो दिया गया है वह है कि प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक जो है वह लघु उत्तरीय है, जो कि कुल 3 अंक का निर्धारित किया गया है। तो इसमें भी 7 क्वेश्चन टोटल है, इसमें भी 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 5 दिए 15 अंक इससे प्राप्त हो जाएंगे आप लोगों को, 15 अंक कुल। और थर्ड पॉइंट जो इसमें दिया गया है वह है कि प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक जो है कुल 5 प्रश्न जो है वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 5 नंबर के हैं। और इसमें से आपको जो है वह 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, तो इसमें 15 अंक हो जाएंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर जो है वह। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। इसमें बताना है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो इस पहला क्वेश्चन का आंसर जो है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित इकाइयों का जो है अध्ययन किया जाता है। जैसे मान ले तो राष्ट्रीय आय, आय एवं रोजगार का निर्धारण, उत्पादन, वितरण आदि जो है वह इसमें विश्लेषण किया जाता है। इसमें से सेकंड क्वेश्चन है कि विनियोग को परिभाषित कीजिए। इसमें बताना है कि विनियोग क्या है, या फिर इन्वेस्टमेंट जिसे कि निवेश भी कहा जाता है, निवेश क्या है इसी को बता देना इसमें। तो इसका आंसर है कि उन परिसंपत्तियों की खरीद पर वह व्यय निवेश क्या है, तो उन परिसंपत्तियों की खरीद पर जो वह व्यय होता है जो हमें आय प्रजनन में सहायता देते हैं उसे ही निवेश या फिर विनियोग जो है वह कहा जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। इसमें बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है वह कब की गई थी इसी को बताना है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि 1 अप्रैल 1935 को यह जो है वह आरबीआई की स्थापना हुई थी, और कार्य करना यह प्रारंभ कर दिया था आरबीआई। चौथा क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर क्या है। इसमें बताना है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर दिया गया कि जिस कर प्रणाली के अंतर्गत कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है उसे ही प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे कि इनकम टैक्स, उपहार कर आदि जो होते हैं वह होते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसमें जिस पर टैक्स लगाया जाता है उसे ही कराघात यानी कि जिस पर लगाया जाता है, करापात यानी कि वही टैक्स को भी भरता है। पांचवा क्वेश्चन है कि ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय क्यों है। इसमें बताना है कि ऋणों का भुगतान जो है पूंजीगत व्यय क्यों होता है। तो इसका आंसर है कि जब सरकार परिसंपत्तियों के निर्माण जैसे कि विद्यालय तथा चिकित्सालय के भवन, सड़कें, पुल, नहर, रेल पटरी इत्यादि परिसंपत्तियों का जो है वह निर्माण करती है, निर्माण पर अथवा देयताओं को कम करने जैसे कि ऋण आदि के भुगतान पर व्यय करती है, तो इसे ही व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। छठा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि यदि एमपीसी का मान 0.3 है तो एमपीएस क्या होगा, इसे निकालना है हमें। तो इसका आंसर देख सकते हैं, एमपीसी इज इक्वल टू 3 दिया गया था, एमपीएस हमें ज्ञात करना है। और हम जानते हैं क्या कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो एमपीएस निकालना है तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, और एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3, दैट इज एमपीएस इज इक्वल टू 0.7। इसका आंसर आ गया है, तो इसे ही लिख देना है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इसमें बताना है बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है और खुली अर्थव्यवस्था जो है उसी का रिलेटेड है या। तो इसका आंसर है बंद अर्थव्यवस्था क्या है, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में किसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का हस्तक्षेप ना होता है, अर्थात विश्व के देशों के साथ व्यापार ना होकर देश में ही व्यापार अधिक
होती है उसे ही बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात जो है बिल्कुल ही बंद रहता है, ना ही किसी देश से लेना देना है, ना ही कुछ करना है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता बताना है। तो इसका आंसर है पहला विशेषता की निजी संपत्ति। उत्पादन के साधनों पर जो है निजी स्वामित्व होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। हर व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है। दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक फैसलों में स्वतंत्रता होती है और व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अपना व्यवसाय अथवा उद्योग करने के लिए स्वतंत्र होता है। तीसरा विशेषता है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से बाजार प्रणाली पर निर्भर रहती है और बाजार में मांग और आपूर्ति के अनुसार यानी कि पूर्ति के अनुसार दाम का तय किया जाता है, कीमत निर्धारण, और किसी भी प्रकार की सरकारी हस्तक्षेप इसमें नहीं किया जाता है। चौथा विशेषता इसमें कि व्यक्तिगत लाभ। इसमें 3 बताना है आपको, लेकिन चौथा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को व्यक्तिगत लाभ व्यापार के केंद्र में होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर की व्यावसायिक बैंक के किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। जिसमें व्यावसायिक बैंक के कार्य को बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं व्यावसायिक बैंक क्या होता है। तो व्यावसायिक बैंक जो है वह वित्तीय संस्था है जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती है और व्यावसायिक बैंक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जो है जनता से जमाएं स्वीकार करती है और अपने लिए लाभ का सृजन करती है। इनके कार्य देखें तो पहला है प्राथमिक कार्य या फिर मुख्य कार्य। इसमें जमा स्वीकार करना, ऋण देना और साख निर्माण करना आता है। दूसरा है गौण कार्य या फिर द्वितीयक कार्य कह सकते हैं। इसमें सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य होता है, एजेंट के रूप में कार्य और सामाजिक कार्य इसके अंतर्गत रखा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें अंतर बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं अंतिम वस्तु क्या आता है, उसके बाद देखेंगे मध्यवर्ती वस्तु। तो अंतिम वस्तु में इन्हें जो है कच्चा माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है और ये उत्पादन सीमा को पार कर चुकी होती है अंतिम वस्तुएं, और इन वस्तुओं की पुनः बिक्री भी नहीं की जाती है और इन वस्तुओं के मूल्य में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जाती है और इन वस्तुओं के अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें 2 या 3 अंतर आपको लिख देना है। और देख लेते हैं मध्यवर्ती वस्तु क्या है। तो इन्हें कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह उत्पादन सीमा रेखा के पार नहीं कर चुकी होती है और इन वस्तुओं की पुनः बिक्री भी की जाती है और इन वस्तुओं के मूल्य में मूल्य वृद्धि की जाती है और इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल भी नहीं किया जाता। यह अंतर हो गया अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इस उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है। इसमें बताना है कि MPC क्या है और यह बचत की सीमांत प्रवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है। इसमें बताना है कि MPS से यह किस प्रकार संबंधित है, MPC। तो इसका आंसर देखते हैं। MPC क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसे देख लेते हैं। तो उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। MPC इज इक्वल टू उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन इज इक्वल टू चेंज इन C डिवाइड बाय चेंज इन Y। इसे आगे देखते हैं। इसमें तो यहाँ है कि MPC का मान 0 तथा 1 के बीच रहता है, यानी कि यह 0 से 1 के बीच में रहता है। लेकिन यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय उपभोग कर दी जाती है तब चेंज इन C डिवाइड बाय चेंज इन Y हो जाता है, अतः MPC 1 हो जाता है। और संपूर्ण अतिरिक्त आय जो है वो बचत कर ली जाती है तो चेंज इन C इज इक्वल टू 0 हो जाता है, अतः MPC इज इक्वल टू भी 0 हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS। तो आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में परिवर्तन के अनुपात को बचत प्रवृत्ति कहते हैं। MPS इज इक्वल टू बचत में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन चेंज इन S डिवाइड बाय चेंज इन Y। इसमें जो है MPS का मान 0 तथा इकाई के बीच में रहता है, लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन है। यदि संपूर्ण अतिरिक्त आय बचत कर ली जाती तो AS इज इक्वल टू AY हो जाता है, अतः MPS इज इक्वल टू 1। और यदि संपूर्ण आय जो है उपभोग कर ली जाती तो AS इज इक्वल टू 0, अतः MPS इज इक्वल टू भी 0 हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। इसमें बताना आर्थिक एजेंट क्या होते हैं। तो इसका आंसर देख सकते हैं। अर्थशास्त्र में जो है एक एजेंट अर्थव्यवस्था के कुछ पहलू के मॉडल में एक अभिनेता या फिर अधिक विशेष रूप से एक निर्णय निर्माता होता है। इसे ही आर्थिक एजेंट कहा जाता है और आमतौर पर प्रत्येक एजेंट एक अच्छी तरह से परिभाषित अनुकूलन या पसंद की समस्या को हल करने का निर्णय लेता है।
उदाहरण के लिए खरीदार जैसे कि उपभोक्ता और विक्रेता उत्पादक एक ही बाजार के आंशिक संतुलन मॉडल के दो सामान्य प्रकार के एजेंट हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्व लेखा की व्याख्या कीजिए। इसमें बताना है राजस्व लेखा में क्या क्या आता है। तो राजस्व लेखा में दो आता है, पहला राजस्व व्यय, दूसरा राजस्व प्राप्तियां। तो देखते हैं राजस्व व्यय क्या है। तो ये सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं करते हो, ये सरकार के दायित्वों में कोई कमी नहीं होता है, जैसे कि ब्याज का भुगतान, आर्थिक सहायता, कानून व्यवस्था बनाए रखने पर व्यय आदि। और अगला ये आवृत्ति प्रकृति के होते हैं। राजस्व प्राप्तियां देखते हैं क्या है। तो ये सरकार की परिसंपत्तियों को कम भी नहीं करते हैं, ये सरकार के दायित्वों में वृद्धि भी नहीं करते हैं, और ये आवृत्ति प्रवृत्ति के होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि खुली अर्थव्यवस्था को उदाहरण से ही समझाइए। इसमें बताना है खुली अर्थव्यवस्था क्या है। तो इसका आंसर देख सकते हैं, खुली अर्थव्यवस्था में समुचित रूप से आयात एवं निर्यात होता है। 1990 के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था का पतन हुआ और खुली अर्थव्यवस्था एक ही मात्र विकल्प बच गया था। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि खुली अर्थव्यवस्था एक बेहतर विकल्प है, जिसमें एक और उपभोक्ता को बेहतर विकल्प मिलते हैं और दूसरी ओर पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त होता है। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था भी खतरों से मुक्त नहीं है, क्योंकि इससे कमज़ोर देशों के बाजार पर जो विकसित देशों का कब्जा हो जाने का भय बना रहता है, जिससे धन का निर्गमन होने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि का वर्णन कीजिए। इसमें बताना है कि उत्पाद विधि क्या है राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि में। तो देख सकते हैं उत्पाद विधि, जिसे कि मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है। इसमें पहला चरण है राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालना पड़ता है। दैट इज, इसमें जो है वह प्राथमिक क्षेत्र द्वारा सकल वर्धित मूल्य प्लस द्वितीय क्षेत्र द्वारा सकल वर्धित मूल्य प्लस तृतीय क्षेत्र द्वारा सकल वर्धित मूल्य को जोड़ा जाता है। और बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP MP इज इक्वल टू बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग को शामिल किया जाता है। दूसरा चरण इसमें है कि बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद NDP एट MP निकाला जाता है, जो कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP MP। इसमें मूल्यह्रास को माइनस कर दिया जाता है, डिप्रिसिएशन को। तीसरा चरण है कि साधारण लागत पर निवल घरेलू उत्पाद NDP FC निकाला जाता है, जो कि बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद NDP FC माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। चौथा चरण इसमें लास्ट है कि साधारण लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे कि राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, NNP FC। इसमें साधारण लागत पर निवल घरेलू उत्पाद NDP FC प्लस विदेशों से प्राप्त निवल साधारण आय, जैसे कि NFIA कहा जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो यह आंसर कंप्लीट हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों से शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए। इसमें नेट वैल्यू एडेड निकालना है, NVI। इसमें दिया गया आंकड़ा विक्रय मूल्य जो दिया गया वह है 200, कच्चे माल का क्रय मूल्य 50 रुपये, अंतिम स्टॉक जो है 15, प्रारंभिक स्टॉक 10 और अचल पूंजी का उपभोग जो है 10 दिया गया। इससे वैल्यू एडेड शुद्ध मूल्य निकालना है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया गया है, देख सकते हैं सब चीज़ सेम ही है। इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर जो है वह कुछ इस टाइप का है। इसमें NVA नेट वैल्यू एडेड मेथड से इसमें A यानी कि विक्रय मूल्य इसे ऐड करना और फिर इसमें से C माइनस D करना है। C यानी कि अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक कर देना है और फिर इसमें B को माइनस करना कच्चे माल का क्रय, यानी कि यह दोहरी गणना में शामिल हो जाता है। और फिर लास्ट में ऐड करना अचल पूंजी का उपभोग जो कि 10 है। तो यहाँ देख सकते हैं NVA इज इक्वल टू 200 प्लस 10 माइनस 15, अंतिम स्टॉक 15, प्रारंभिक स्टॉक 10 माइनस 50 प्लस 10। इसे ज्ञात करने पर 165 आता है, जो कि लाख रुपए आता है इसका आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सट्टा उद्देश्य प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग की व्याख्या कीजिए। इसमें बताना है कि सट्टा के उद्देश्य से जो मुद्रा की मांग होती है वह कैसे होती है, उसे ही बता देना है। तो इसका आंसर देख सकते हैं कि व्यक्ति सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत नकद मुद्रा की मांग इस इच्छा से करता है जिससे व्यक्ति बॉन्डों आदि
की कीमत में होने वाले परिवर्तनों का लाभ उठा सके। सट्टा उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली नकद मुद्रा की मात्रा ब्याज की दर पर भी निर्भर करती है। बॉन्ड की कीमत तथा बाजार की दर में जो वह विपरीत संबंध होता है, तो मुद्रा की सट्टा मांग और ब्याज दर में विलोम संबंध होता है, विपरीत संबंध। इसका अर्थ यह है कि बाजार जो है वह अधिक ब्याज दर पर मुद्रा की सट्टा मांग कम होती है और कम ब्याज दर पर मुद्रा की सट्टा मांग अधिक होती है। और यदि ब्याज दर जो वह अधिक है तो लोग बंधपत्र अधिक खरीदेंगे और कम मुद्रा रखना चाहेंगे, और यदि ब्याज दर जो है कम हो तो लोग बंधपत्र में निवेश कम करेंगे अथवा नहीं करेंगे और इससे अपने पास मुद्रा का अधिक रखेंगे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर की मुद्रा की पूर्ति से क्या तात्पर्य है। यह 1 नंबर का है, मुद्रा की पूर्ति बता देना। और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों को परिभाषित कीजिए। यह 4 नंबर का है। तो टोटल 5 अंक के हैं। तो हम लोग देख लेते हैं मुद्रा की आपूर्ति या पूर्ति क्या है। तो मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा में स्टॉक से है, जो कि जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों के पास करेंसी प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएँ होती हैं। मुद्रा पूर्ति इज इक्वल टू सी प्लस डी डी प्लस ओ डी होता है। सी जो है वह नकद है, नकद करेंसी है, डी डी मांग जमा है और ओ डी अन्य जमा है। तो मांग जमा देख सकते हैं, ये वे जमाएँ होती हैं जो किसी भी समय मांगने पर बैंक से निकलवाई जा सकती है, जिन्हें चेक द्वारा भी निकाला जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें 4 नंबर का जो एक और है, आरबीआई दृष्टिकोण 1979 में प्रकाशित रिपोर्ट के अंतर्गत 4 मौद्रिक सूचक को शामिल किया गया। यह 4 नंबर के हैं। इसमें देख सकते हैं पहला है M1, जिसमें कि सी प्लस डी डी प्लस ओ डी आता है, करेंसी प्लस मांग जमा प्लस अन्य जमा। इसे संकुचित मुद्रा नैरो मनी कहा जाता है। दूसरा M2, जैसे कि M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के पास जमा राशि। तीसरा है M3, जो कि M1 प्लस TD ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि टर्म डिपॉजिट सावधिक जमा। इसे वृहद मुद्रा ब्रॉड मनी कहा जाता है। चौथा है M4, जिसमें M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। और एक और नया अवधि निकला है जो है M0, जो कि C प्लस DD प्लस OD आता है, जो कि रिजर्व मुद्रा होता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट की, किसी रेखा में पैरामेट्रिक शिफ्ट की व्याख्या चित्र की सहायता से कीजिए। इसमें रेखा चित्र में पैरामेट्रिक शिफ्ट की व्याख्या करना चित्र की सहायता से, यह बिल्कुल बाहर है, लेकिन यह आय और रोजगार के निर्धारण के अंतर्गत चैप्टर से ही लिया गया है। तो इसे देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो क्वेश्चन है कुछ स्टेप के हैं कि किसी रेखा में पैरामेट्रिक शिफ्ट से आप क्या समझते हैं। रेखा किस प्रकार शिफ्ट होती है, जब इसकी ढाल घटती है, और दूसरा जब इसकी अंतःखंड में वृद्धि होती है। तो इसका उत्तर जो है वह देख सकते हैं कि हम 2 सरल रेखाएं लेते हैं जो एक दूसरे की अपेक्षा अधिक खड़े ढाल वाली होती है। इसमें जो सतह है और M की आरेख का पैरामीटर कहते हैं, और जैसे जैसे M बढ़ता है तो सरल रेखा ऊपर की ओर बढ़ती है। इससे सरल रेखा में पैरामेट्रिक शिफ्ट होता है। तो यहाँ देख सकते हैं पहला कंडीशन है कि जब ढाल इसमें घटती है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 2 के रूप में y सरल रेखीय समीकरण को दर्शाने वाली आरेख पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर x और y दोनों में परिवर्तनों का रेखा चित्र है। इसे रेखा चित्र नीचे दिखा देंगे आपको। यहाँ m सरल रेखा की प्रवणता है और y ऊर्ध्वाधर अक्ष पर अंतःखंड है। और जब x में 1 इकाई वृद्धि होती है तो y के मूल्य में m इकाई में वृद्धि हो जाती है। और आगे की जब रेखा की 5 प्रवणता ढाल घटती है तो सरल रेखा में ऋणात्मक शिफ्ट होता है। इसका चित्र यहाँ देख सकते हैं आप लोग। किस प्रारंभ में जो है वह पैरामीटर का ढाल जो है वह y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, कुछ इस तरह का रेखा। और जब x में जो है m 0.5 हो जाता है घटकर, तो 0.5 x प्लस 2 हो जाता है, जो कि इसकी ढाल घट जाती है। तो आगे देखते हैं इसमें कि निम्नांकित चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे m का मूल्य घट रहा है, अर्थात m का मूल्य 1 से कम होकर 0.5 करने पर सरल रेखा नीचे की ओर शिफ्ट होती है, जिसकी ढाल जो है घटती है। इसे पैरामीटर शिफ्ट कहा जाता है। दूसरा कंडीशन हमारा था कि रेखा के अंतःखंड में वृद्धि होती है। जब वृद्धि होगा तो क्या होगा, तो जब सरल रेखा के अंतःखंड में वृद्धि होती है तब सरल रेखा समांतर रूप से शिफ्ट होगी। और यदि समीकरण
y इक्वल टू 0.5x प्लस 2 में 2 का मान 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया जाए तो सरल रेखा समांतर रूप से ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगी, जिसे कि निम्न चित्र से दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हैं चित्र में कि प्रारंभ में जो पैरामीटर शिफ्ट था वह था y इक्वल टू 0.5x प्लस 2। इसमें एक बढ़ा दिया गया, y इक्वल टू 0.5x प्लस 3 कर दिया गया, तो यह समांतर रूप से शिफ्ट कर जाती है। तो रेखा चित्र में y के अंतःखंड में 2 से 3 तक वृद्धि करने पर सरल रेखा समांतर रूप से ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाती है। तो हमारा यह मॉडल सेट समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट तथा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।